हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना राजस्थान की जलवायु चल रही थी, उसमें हमने कल पढ़ा था, उसके बारे में हम थोड़े से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके टॉपिक के बारे में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी जैसे कोई एग्ज़ाम आ रहा है, कोई भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे अपने राजस्थान के रिलेटेड जो भी अपने एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज्योग्राफी आती है और आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, तो ये तो फिक्स है क्वेश्चन इसमें से आते आते हैं। चाहे पॉलिटी में थोड़े कम हो जाए क्वेश्चन, पर ये तीन सब्जेक्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं, जो भी अगर मान लो आपने राजस्थान की जलवायु का पूरा चैप्टर देख लिया, पूरा में से जो छोटे छोटे टॉपिक है उसमें से कौन सा क्वेश्चन है वो वहाँ से पुट होता है, वो आपको क्या है, आपको खुद को एनालिसिस करना होगा कि इससे ये क्वेश्चन पुट हो सकता है। तो उससे पहले जो मैंने कल पढ़ा है उसके अंदर से कौन कौन से कैसे क्वेश्चन पुट हो सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, फिर हम चलेंगे आगे की ओर। देखो, कल हमने देखा था, एक तो देखा था मानसून का प्रभाव, जो हमने स्थान विशेष पे देखा था कि सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पे होती है। तो स्थान अगर जिले के डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं तो झालावाड़ में अपने सर्वाधिक औसत रेनफॉल होती है। वहाँ पे क्या होता है कि 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। फिर एक स्थान पर्टिकुलर स्थान आता है तो वो अपना माउंट आबू, जहाँ पे 150 सेंटीमीटर की हम औसत वार्षिक वर्षा हम देखते हैं। फिर आते हैं कि ये अपना सर्वाधिक हो गई। अगर कम में देखते हैं तो कम में सबसे पहले आते हैं हमने कि जैसलमेर, ये तो हमारे माइंड में आ ही जाता है, जैसलमेर की सर्वाधिक कम होती है। अगर पूछ ले कि जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, कम तो होती है, पर औसत के रिलेटेड पूछ ले कि निम्न में से हैं जो कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है जैसलमेर में, तो हम ऐसे बना सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर दिया तो औसत आपको याद होगी 10 सेंटीमीटर। अगर पूछ ले जैसे सम है, इस जो जैसलमेर के अंदर ही है, उसमें औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, जो वहाँ पे 1-2 बारिश तो होती है, पर एवरेज के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें 0 सेंटीमीटर है। फिर हम देखते हैं कि दिशा के अकॉर्डिंग, फिर दिशा से पहले आने से पहले राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। अगर क्वेश्चन आ जाए, देखो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मतलब, देखो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपको भी पता होगा कि आपने कल पढ़े ये चीज़, वो आपको नेक्स्ट आज कितनी याद आ रही है। आप भी अगर ये क्लास लेने से पहले रोक कर आपको क्या सोचो कि मेरे को कल वाला पढ़ा है वो कितना याद है। देखो क्वेश्चन है, अब ऐसे ही है कि पढ़ा के चले गए, अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हमें समझ में नहीं आया, तो वो पढ़ा हुआ है क्या बेकार है। तो इसलिए आप क्या करो, आपको मैं जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में, जो क्वेश्चन बनते हैं कैसे बनते हैं, एग्जाम में कैसे आए हुए हैं, वो मैं थोड़ा सा बता दूँ। 5-10 मिनट से कुछ होने वाला नहीं है, मेरे इन कुछ नहीं होता है तो आपको क्या ही होगा। देखो राजस्थान क्या, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा, इसमें ऑप्शन दे दे 60.5 सेंटीमीटर, 57.5 सेंटीमीटर, 35.5 सेंटीमीटर। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर बन गया तो आप क्या करो, आपको क्वेश्चन आता है तो आप इस पे टिक लगा दोगे, आपको सीधा ही, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं। अगर इसी के अंदर आपको अगर मिलीमीटर में दे दे तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। जैसे ये 575 mm हो गया। अगर मैंने वही पीछे बताया है कि जो अपने अगर पूछ ले ऐसे कैसे अपने इंडिया के अकॉर्डिंग पूछ ले, तो इंडिया को 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है। फिर हम देखते हैं दिशा की ओर। निम्न में से देख क्वेश्चन बहुत आए हैं कि निम्न में से जो अपने देखा कि मानसून का प्रभाव है दिशा के अकॉर्डिंग कौन सा है, तो अपना कौन सा है, दक्षिण पश्चिम मानसून अपना आता है। और आगे किस मानसून, निम्न में से किस दिशा के मानसून आगे बढ़ता है, तो आपको मैप याद होगा तो आप क्या करोगे, आपको ऐसे करोगे क्वेश्चन के बीच में और ऐसे मैप दर्शाओगे तो भी आप क्या है डायरेक्शन निकाल सकते हो। देखो 3-4 क्वेश्चन अपने बन गए और ये पिछले एग्जाम में आया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि हमने कुछ घटनाएं देखी थी, किसकी कुछ घटनाएं देखी थी, मानसून, जो मानसून के दौरान होने वाली घटनाएं, और
शरद ऋतु के दौरान होने वाली घटनाएं। अगर कोई मिलान वाला क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी कौन घटना है जो मानसून के दौरान, कितना भी डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन बना ले तो आप आराम से निकाल सकते हो। मानसून के देख, मानसून में मैंने 2 लिखाई थी। देखो मानसून के दौरान मैंने एक पर स्पॉट लिखी थी और एक मानसून का प्रतिच्छेद, या इनकी सीक्वेंस भी पूछ ले तो सीक्वेंस भाई पूछ ले तो पहले ये आएगी फिर ये आएगी। अगर फिर शरद ऋतु की पूछ ले तो शरद ऋतु में हमने देखा था कि एक तो कार्तिक हीट देखा था हमने, अक्टूबर हीट भी बोलते हैं। तो अगर इसकी सीक्वेंस भी हमें क्या है याद होनी चाहिए। कैसे याद कब होगी, जब हम पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस भी याद होनी चाहिए। अगर मिलान वाला क्वेश्चन आ जाए तो भी आप आराम से कर सकते हो कि मानसून पर स्पॉट क्या है और मानसून प्रतिच्छेद ऐसे दे दे और पहले सीक्वेंस भाई इसको क्या है ऑर्डर करो, सीक्वेंस में मतलब जमा दो तो आप क्या जमा सकते हो। जमाने के बाद में क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा और आंसर आने के बाद में क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन नहीं होते हैं जो सिलेक्शन करवाते हैं, नहीं तो पॉइंटों में रह जाते हैं। फिर आते हैं आज का अपना टॉपिक पे। आज का अपना टॉपिक है मतलब क्लाइमेट के अंदर राजस्थान की जो वर्गीकरण पढ़ेंगे हम। किसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, जलवायु का वर्गीकरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम देखने वाले हैं। देखो इसके अंदर क्या करना है, आपको ध्यान देना है, ध्यान देने वाली चीज़ है। और इसमें आपको क्या, पहले मैं बता दूं, इसके अंदर आपको क्वेश्चन मतलब कैसे पूछे, एक तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ सकते हैं और एक किसी का हम देखते हैं कि इसमें वर्गीकरण किया, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वर्गीकरण कितने आधार पर दिया गया है, कौन सा बेस लिए गए, ऐसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। देखो इसमें वर्गीकरण को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो अपना पहला होगा सामान्य वर्गीकरण, जनरल क्लासिफिकेशन। सेकंड है व्यक्तिगत जलवायु। व्यक्तिगत जलवायु देखो सामान्य है, जो अपने मौसम विभाग वगैरह देते हैं वो अपने सामान्य है। ये सभी बोलचाल में हम ले सकते हैं कि ये सामान्य वर्गीकरण है जो सबके ऊपर निर्भर करता है। ये व्यक्तिगत है जो किसी ने, जो वैज्ञानिक थे, भूगोलवेता वैज्ञता थे, उन्होंने दिया क्या भाई कि कौन कौन से व्यक्तिगत के आधार पर दिए गए, जैसे अपने कोपेन हो गए, थॉर्नमेंट हो गया, तीव्रता हो गई, उनके आधार पर ये अलग अलग व्यक्तिगत ने अपने आधार पर दिया है, किसी को क्या आधार मान के दिया है। तो अपना सामान्य वर्गीकरण है जिसमें हम देखते हैं कि इसको वर्षा का आधार दिया गया है। किसके भाई वर्गीकरण करने के लिए क्या किया, किसी को आधार मान के करने को पड़ेगा। जैसे किसी को अगर किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ न कुछ हम आधार लेंगे। मान लो ये चीज है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसको क्या है आधार मान लेंगे कि ये यहाँ से बीचों बीच में से करेंगे। नहीं, जब 2 हम देखते हैं कि 2 मतलब एक छोटा एक बड़ा भाई होता है, उसमें से एक चॉकलेट होती है, तो इसमें हम देखते हैं कि जब घरवाले के पास एक ही होती है हमारा देने के लिए, और फिर वो क्या बोलते हैं कि तू तो बड़ा है, थोड़ी सी कम लेगा तो चलेगा, तो उसका क्या बड़ा का आधार ले लिया कि तू बड़ा है तू कम ले लिया तो कोई फर्क। तो मान लो ये चॉकलेट है, ये चॉकलेट थी और ये छोटे वाले को दे दी और बड़े वाले को इतनी सी दी, और ये बड़ी चॉकलेट क्या छोटा है, छोटे वाले को दे दे तो बड़ी, छोटे वाले, ऐसे किसी न किसी को आधार मानना है, आधार मान के डिवाइड किए। तो इसमें किसको आधार मान के डिवाइड करते हैं, देखो इसमें जो अपने सामान्य वर्गीकरण है उसको हम वर्षा के आधार पर डिवाइड करते हैं। जो भी अपने क्षेत्र हैं उसको बारिश के आधार पर डिवाइड करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में, तो 5 पार्ट, 5 भागों में इसको डिवाइड करते हैं।
फिर हम आते हैं व्यक्तिगत के अंदर। व्यक्तिगत में कौन कौन आते हैं? एक कोपेन, दूसरे टिवार्ता, और तीसरे थॉर्नवेट। ये अपने क्या है, ये अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग अपने आधार पे, किसी ने किसी बेस को आधार माना, तो इसलिए क्या होगी, इसमें डिफरेंस हो गई। डिफरेंस आने का यही कारण है कि इसने वर्षा मान लिया, इसने तापमान मान लिया, अलग अलग आधार किसी अलग को मान लिया, इसलिए उसका अलग हो गया। तो इसने कोपेन ने क्या माना, इनके अगर हम पहले देखते हैं इसका टाइप कितने हैं अपने राजस्थान में, इसको 4 भाग है और इनके भी 4 भाग है। तो इनको अपन को याद बेसिक, वहाँ 5 इधर 4, वहाँ 5 इधर 4, ऐसे आप याद कर लेना कि पूल क्वेश्चन के राजस्थान में जो कोपेन के द्वारा वर्गीकृत है उसके कितने पार्ट है, राजस्थान में 4 पार्ट है। टिवार्ता पूछ ले, थॉर्नवेट पूछ ले, ऐसे अपने 4 पार्ट में। तो इसमें कोपेन में भाई साहब ने कितने अपने किसको आधार माना था, इन्होंने कहा मैं वनस्पति को आधार मानूंगा। वनस्पति, वर्षा एंड तापमान, वनस्पति, वर्षा एंड तापमान। फिर इन्होंने किसको, तिवारता ने किसको आधार माना था, इन्होंने वर्षा को आधार माना था। किसको, वर्षा को, ओनली वर्षा को। फिर थॉर्नवेट ने तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। आप ऐसे ही थ से याद कर लेना कि थ से थर्मामीटर, थ से थर्मामीटर मतलब तापमान नापने के लिए ऐसे काम आता है, ऐसे आप कुछ रिलेट करके याद कर सकते हो। बाकी कोपेन को वनस्पति के आधार पर, वनस्पति, फिर वर्षा मुख्य आधार है, वर्षा तापमान। फिर तिवारता ने वर्षा के आधार पर, इन्होंने तापमान, तापमान से क्या होगी, तापमान से जब तापमान बढ़ेगा वाष्पीकरण होगी, वाष्पीकरण होगी तो क्या होगा, बारिश होगी। इसके आधार पर इसको बेस मान के इनको डिवाइड किया गया है। ये अपने मुख्य जो है ये हम पढ़ने वाले हैं आगे, और इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाता है कि सामान्य राजस्थान का सामान्य वर्गीकरण कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मुख्य आधार क्या लिया गया है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है मुख्य आधार क्या लिया गया, मुख्य आधार वर्षा को मान के उसको डिवाइड किया गया। फिर आ जाते हैं कोपेन, कोपेन के अनुसार राजस्थान में कितने जलवायु वर्गीकरण है, पार्ट है, तो वो अपने 4 है। किसको आधार माना गया, तो अपने मुख्यतः आधार वनस्पति को माना गया। फिर आते हैं ऐसे कैसे अलग अलग इंडिविजुअल अगर पूछ ले तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं सामान्य वर्गीकरण, जनरल क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। जनरल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं, ये तो आपको जब आपने अच्छे से देखे होंगे किसको, जब हमने भौगोलिक जब पार्ट पढ़े, भौगोलिक प्रदेश पढ़ रहे थे उस टाइम की आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, और थोड़ा बहुत अब हो जाएगा, 100% हो जाएगा, और आपके क्वेश्चन भी 100% एग्जाम में सही हो जाएंगे। देखो सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण में हमने आधार देख लिया कि इसको आधार वर्षा के आधार पर, और 5 पार्ट है इसके, 5 कौन से हैं अभी देखते हैं, और याद भी साथ में कर लेना, 5 पार्ट है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर इधर मैं थोड़ा सा राजस्थान का मैप बना लेता हूँ। देखो हम देखते हैं अलग अलग प्रकार में, देखो ये शुष्क, अर्ध शुष्क, अपने जो अरावली के बाद में ये पूरी मैदान है, पूरी मैदान, और फिर ये वाला पार्ट अपने देखते हैं अति आर्द्र वाला, और ये अरावली को बेस मान के ये देखो
अभी मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल से समझा दूँ, क्या 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 है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखते हैं। देखो सबसे पहले शुष्क कटिबंधीय, शुष्क कटिबंधीय जलवायु। एरिड जोनल क्लाइमेट। इसमें हमने, अगर ये अपना नाम हो गया, अब इसमें देखते हैं कि वर्षा का कितनी स्केल ली गई है, कितनी स्केल ली गई वर्षा। देखो वर्षा यहाँ पे है 0 से 20 सेंटीमीटर, 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा ली गई। अगर इसमें क्षेत्र देख लें तो अपना क्षेत्र है, इसमें एक और करवाने के बाद में क्षेत्र बताऊंगा आपको। फिर हम सेकंड देखेंगे, अर्धशुष्क कटिबंधीय, अर्धशुष्क कटिबंधीय जलवायु, सेमी एरिड है, बाकी सेम है। देखो इसमें आधार वर्षा ली गई वो 20 से 40 सेंटीमीटर के स्केल ली गई, कि इसके बीच वाली स्केल इसमें है अर्धशुष्क में। इसका अगर क्षेत्र देख लें तो अपना पूरा डेजर्ट, मरुस्थल, मरुस्थल के अंदर ये है। ये आपको पहले से आती होगी, आप कंटिन्यू क्लास ले रहे हो मेरी शुरू से, तो आपको तो आती है, बाकी तो अब क्या ही कर सकते हैं। ये अपने दो पार्ट हो गए। फिर आता है उपादर कटिबंधीय जलवायु। अब पूरा लिखूंगा, कंफ्यूज होंगे। उपाद्र जलवायु है वो अपने 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इसका क्षेत्र देख ले तो अपना है अरावली। सब उम्मीद उम्मीद आदर कटिबंधीय जलवायु है। इसमें ह्यूमिड जोनल क्लाइमेट है। इसकी जो वर्षा स्केल है वो 60 से 80 सेंटीमीटर, 60 से 80 सेंटीमीटर। ये अपने पूर्वी मैदान है वो इसके अंदर आता है मुख्यतः। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पांचवा, अति आदर कटिबंधीय जलवायु। इसकी स्केल है 80 से लेके 120 सेंटीमीटर तक, 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। यह मुख्यतः हाड़ौती का प्रदेश है, हाड़ौती प्रदेश वो इसके अंदर आता है।
देखो अब ध्यान दो, ये आप मैप के अंदर आराम से बना के खुद देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, ये आप डिवाइड कर सकते हो। देखो शुष्क कटिबंधीय, जो शुष्क कटिबंधीय है उसकी स्केल है वर्षा के लिए 0 से 20 सेंटीमीटर ली गई, 0 से 20 सेंटीमीटर शुष्क में ली गई। हम देखते हैं कि मरुस्थल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, और जो अपने बारिश के आधार पर हम 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो शुष्क एक अर्ध शुष्क, जिसमें हम देखते हैं 0 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर, ये अपने मरुस्थल का पार्ट है। उपाध्र है, उपाध्र कटिबंधीय जलवायु, उपाध्र है जो अपने अरावली में 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा। इसमें आपको याद रखनी है वर्षा वाली, ये वाली याद रखनी है, ये वाली आपको स्केल क्या है याद रखनी है। मरुस्थल और कौन सी जगह पे है, उपाध्र कटिबंधीय जलवायु 40 से 60 सेंटीमीटर अरावली पर। फिर रहता है आदर हुमिड जोनल क्लाइमेट है, ये अपने कहाँ पे है, इसकी स्केल 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच में, इसके बारिश की जो बारिश होती है उसकी ये रेखा है जो पूरी मैदान। फिर आती है अति आदर, जो कहाँ पे है अपने हाड़ौती में 80 से 100 सेंटीमीटर। बाकी आप याद 0 20 20 से 40 40 से 60 और 60 से 80, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देना आपको, 80 से 120 सेंटीमीटर की होती है। ये देखो पीछे लिखा हुआ है, आप इसको मैप बना लेना और मैप के आधार पर ऐसे डिवाइड कर देना। ये क्लासिफिकेशन आपको याद कर लेना। वर्षा जो आधार है, मुख्य आधार, वो आपको बहुत ही याद रखना जरूरी है। ये अपना सामान्य का है, शुष्क है, जो पूरा आपको याद कर लेना। देखो ये दोनों आपको दोनों एरो लगा कर, क्योंकि आपको पता ही है कि आपने क्या पढ़ा है, जो भौतिक प्रदेश पढ़ा है, तो उसको आपको पता है कि मरुस्थल हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है। शुष्क कटिबंधीय जलवायु, अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु, उपाध्र आदर है और अति आदर है। यही है, मैप बना लें आराम से। और देखो आज अपनी डेट है 17 जनवरी। आज मतलब नेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसके, नेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर कोई है सूरवीर, जो नेट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। नेट के आज 17 जनवरी आज लास्ट डेट है, 17 जनवरी लास्ट डेट है आज की, लास्ट डेट है। तो आपको क्या करना है, अगर किसी की ज्योग्राफी अच्छी है, ज्योग्राफी अच्छी है, मेरे को ज्योग्राफी के बारे में पता है, बाकी के बारे में इतना, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में इतना मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मेरे को जो रिलेवेंट है चीज़ वही पता है, बाकी जिससे मेरे लेना देना नहीं उसका तो मेरे क्या ही लेना। देखो आज 17 जनवरी, और सेट के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, नेट और सेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसके लास्ट फरवरी में, कब कितनी फरवरी मेरे को पता नहीं, लास्ट डेट फरवरी में है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। क्या देखो, जब भी हम अगर नेट अपना क्वालिफाई होता है तो अपने क्या होता है, नेट क्वालिफाई होने के बाद में हम कहीं भी कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं, कॉलेज में कहीं भी पढ़ा सकते हैं। ये साल में 2 बार लगती है। ये अपने राजस्थान में 9 साल बाद में अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। फरवरी में लास्ट इसकी डेट है, अभी शुरू है इसकी 12 जनवरी से शुरू है, शायद 12 जनवरी से हुई नेट में। देखो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक टीचर का होता है, एक जनरल होता है, दोनों में सेम ही है सिलेबस। 100 नंबर का दो पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। 2 में से एक जनरल पेपर होता है, जनरल पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। और एक जो स्पेशल सब्जेक्टिव है, जैसे मैं ज्योग्राफी है, मेरा ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी स्पेशल सब्जेक्टिव है, जो अपने सब्जेक्ट है वो 200 मार्क्स का है। कितना, 200 नंबर का है। उसमें से जो हम देखते हैं कि अपनी कट ऑफ टोटल मिला के हो गया 300 नंबर का, 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 300 नंबर का होता है एग्ज़ाम, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ये आप भर सकते हो फॉर्म, इसका बहुत ही बेनिफिट है। अगर नेट का फॉर्म भरते हो, अगर आपके जीआरएफ क्वालिफाई हो जाती है, अगर इसमें से आपको मैं जियोग्राफी बता दूं, अगर जियोग्राफी में 300 में से आपके 200 के आसपास, 200 के आसपास आपके नंबर आ जाते हैं, 5 कम कर लो, अगर 195 के पास आपके नंबर आ जाते हैं
मार्क आ जाते हैं तो आपके JRF क्लियर हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और JRF का मतलब होता है कि आपको जिस सब्जेक्ट में होता है 30-35 हज़ार की आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी, वो भी कब मिलेगी जब आप PhD कर रहे हो या MPhil वगैरह कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ये मिले। तो आपको क्या करना है, आप अगर आपको अच्छी आती है चीज़ पे अच्छी पकड़ है, जिस सब्जेक्ट में अच्छा पकड़ है उसमें आपको क्या करना है। मेरी जियोग्राफी तीनों, जब मैंने तैयारी करा था सिविल सर्विस की, तब मैंने तीनों वर्ड इंडिया और राजस्थान तीनों मेरी अच्छी हो गई। पहले मेरी BSc थी, बाद BSc से मैं कन्वर्ट, जब तीनों मैंने इतनी पढ़ ली तो, और साइंस का इतना दूसरी जगह मैंने वेटेज नहीं है, तो फिर देखा BSc से कूच किया, फिर जियोग्राफी की ओर। जियोग्राफी अब मेरी ठीक हो गई, इतनी अच्छी नहीं है फिर भी ठीक हो गई कि अगले को किसी को समझा सकते हैं, ये आप कर सकते हो। और अपने अपने सब्जेक्ट की आप देख लेना कट ऑफ किसकी कितनी जाती है, अगर कोई आपका दूसरा सब्जेक्ट कोई। वैसे हिस्ट्री का भी पेपर नॉर्मल ही आता है, इतना हार्ड नहीं आता है। पॉलिटी का मेरे को पता नहीं, हिस्ट्री का थोड़ा बहुत है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और नेट सेट का यही है कि मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो उसके फॉर्म भरने के लिए, और बाकी ऐसे आप नहीं हो सकते हो। नेट बहुत ही मतलब लगती है, थोड़ी अच्छी है कि इसको निकालने के बाद में आपको लगेगा कि आपको कहीं कोचिंग में पढ़ाओगे तो भी आपको लगेगा कि भाई पढ़ा सकते हो, और आपकी अलग ही एक इमेज क्रिएट होगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे व्यक्तिगत वर्गीकरण। थोड़ा सा बीच में याद आ गया नेट के बारे में तो बता दिया आपको, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्या करेंगे, व्यक्तिगत वर्गीकरण इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप थोड़ा सा ही पढ़ा है, क्या थोड़ा सा पढ़ा तो क्या हुआ, आपको अच्छे से याद करना। कल तक आपको ऐसा होना चाहिए, कंठस्थ हो जाना चाहिए। देखो मेरा दो ही है, या तो समझ में आए तो समझ लो, नहीं समझ में आए तो रट लो, दूसरा कोई है नहीं उपाय के मेरे को समझ में नहीं आता मैं उसे रट लेता हूँ। साफ साफ बात है कि अब तुम कहीं से अगर समझ में नहीं है कोई बात नहीं, समझ में नहीं है तो देख तेरे को आधी रात को उठाए ना तो भी ऐसा लगना चाहिए बस अब तुम्हें इसको कर दूंगा। तो वैसे समझ में आए तो समझ लो, नहीं समझ में आए तो रट लो। साफ साफ बात है, अपने को क्या करना है, पेपर क्लियर करना है, बाकी हम चीज़ें देखेंगे बाद में। तो ऐसे अपने को मान कुछ बढ़ना नहीं है कि बस अब को तो समझ में नहीं आया तो क्या करना है, रट लो। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।